हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया पर। घटना चक्र की ये दृष्टि जो करंट अफेयर मार्केट में आई है वो यूपी पीसीएस के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यूपी पीसीएस में डायरेक्टली जो आपका एग्ज़ाम 14 मई को है, शायद पोस्टपोन हो या ना हो, बट वो उससे डायरेक्ट आपको 70 to 80% क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट आने वाले हैं इसी बुक से। घटना चक्र बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन, इस दृष्टि जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। हमारा जो टॉपिक कल राष्ट्रीय परिदृश्य था, उसके आगे वाला जो हमारा टॉपिक है हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, हमने डिस्कस कर लिया था। और हम उसके आगे राष्ट्रीय परिदृश्य में जो पहला पार्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। ये संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल में यदि कोई चीज़ पहली बार हो, कोई राज्य द्वारा कोई प्रायोजित योजना या कोई स्पेशल काम पहली बार हो, तो उसके पूछने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, यानी कि कहने का मतलब जो एक 70 वर्ष बाद भी हमारे देश के नागरिक अधिकतर इसके मूल्यों को, जो संविधान के गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा, सोसाइटी द्वारा और सरकारी एजेंसियों द्वारा सहज, सरल एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया गया, ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोल्लम जो केरल का एक जिला है, वहाँ के ज़्यादातर नागरिक, ऐसा माना जाता है, ऐसा सरकार का दावा है कि वो संविधान साक्षर जिला बन गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। द सिटीजन 2022 का परिणाम है। कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान के तहत द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति तथा केरल स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, क्योंकि जब सबकी भागीदारी स्थानीय रूप में होती है तो जिला पूरा का पूरा साक्षर हो पाया, क्योंकि उसमें स्थानीय लोगों की भी भागीदारी होने बिना ये कार्य पूरा नहीं हो पाता। आगे हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय ग्रीन हरित मिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन रिजर्व है वो ज़्यादातर हम बाहर से तेल मंगाने में, या जो ऑयल होते हैं, पेट्रोलियम, वो मंगाने में ज़्यादातर हमारी जो आय होती है भारत की वो चली जाती है। तो हम अपने ही देश के जो उपलब्ध हैं, जितने भी अपने देश में जो भी, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका, वर्ष 2070 तक नेट जीरो हमको प्राप्त करने का लक्ष्य है, पेरिस समझौते के तहत, जो 2015 में हुआ था। तो वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी कि ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर बनने के रूप में आगे बढ़ेंगे 2047 तक। तो पेट्रोलियम, जीवाश्म आधारित उत्पादों को विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसका आगे मतलब है 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 जनवरी 2023 को ये मंजूरी प्रदान की। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,000 करोड़ रखा गया है, 19,744 करोड़ रखा गया। 2030 तक निम्न संभावित परिणाम की अपेक्षित है। मतलब इसमें 2030 तक हमको क्या अचीव करना है, इसके बारे में आगे देखते हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट से संबंध अच्छे हो जाए, यानी कि जो हमारा जैसे पवन या जल विद्युत से जो भी बनता है, या सोलर पैनल से 125 गीगावाट हमें हासिल करने की योजना बनाई गई है। और प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। फिर आगे 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 8 लाख करोड़ का लगभग इसमें निवेश, और 6 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। 6 लाख रोजगार इसमें मिलने की संभावना। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए की अधिक जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी आएगी। जो हम 7-8 लाख करोड़ रुपए का लगभग एक साल में जो है खरीदते हैं बाहर से, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 10 से 12% की कमी आने वाली है। हमारे फॉरेन रिजर्व भी हमारा बचेगा, जो कि देश के अधिक काम और अन्य काम में लगेगा, और ये जो है डायरेक्ट हमारे देश में ही रह जाएगा पैसा। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। पर्यावरण भी इससे सही होगा, क्योंकि पेरिस समझौते के तहत 2070 तक भारत को नेट जीरो, मतलब इसमें नेट जीरो का मतलब है कि हमको 2070 तक शुद्ध नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित करना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें अनुसंधान एवं विकास का, परियोजनाओं का समर्थन एवं स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, ये सब हमारे देश में होगा ही। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये केरल बहुत ही न्यूज़ में रहता है, आपसे दूर भले है, उत्तर प्रदेश से काफ़ी दूर है, बट ये कुछ ऐसे चीज़ें को करता रहता है कि जो थोड़ी सी न्यूज़ में रहती है, पहली बार करने में बहुत ही आगे रहता है। तो इसमें देखिए, अब इसने वायनाड सभी
सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। वायनाड, जहां से भूतपूर्व सांसद अभी हाल ही में डिस्क्वालीफाई हो गए राहुल गांधी, वायनाड केरल का जिला है। यहाँ पर बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया, और वो जो कोल्लम था वो पहला जिला बन गया था, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया था। और वायनाड पहला दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। इसमें बेसिकली क्या है कि डिजी लॉकर के माध्यम से, जिसमें सीटेट और ये सब की मार्कशीट आती हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से उन व्यक्तियों के जो उनका राशन कार्ड होता है या पहचान पत्र जो भी, उसको उसमें जो है डिजी लॉकर के माध्यम से सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनको खो भी अगर उनका कहीं लॉस्ट हो जाए तो वो उसको उसके माध्यम से प्राप्त कर सकें। बेसिकली इसमें यही है कि डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिसमें भौतिक दस्तावेज के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सके। स्मरणीय तथ्य 2023 में केरल के वायनाड सभी जिला जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। इसमें पूछ सकता कि किसको प्रदान किया, तो जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों में आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव वाला बैंक खाता भी, ये सब चीज़ें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उसमें डिजिटलीकृत किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा, हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, तो भारत जो उसके मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, भारत की जो सबसे लंबी एस्केप टनल है ये उधमपुर से बारामूला तक 282 किलोमीटर है। जम्मू एवं कश्मीर के वैकल्पिक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला 272 किलोमीटर 272 किलोमीटर आपकी लंबी रेलवे लाइन निर्माण करने की योजना की तैयारी है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी से शेष भारत को जोड़ेगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL, यदि इसको पूछा जाए कि ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत है तो USBRL उधमपुर से बारामूला 272 किलोमीटर, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट रह जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इसमें खंड 4 खंड में है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंड, काजीगुंड से बारामूला, आपको उधमपुर से बारामूला ये जाएगा, श्रीनगर से बारामूला। फिर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो सबसे लंबी एस्केप टनल है, ये एस्केप टनल का आकार घोड़े की नाल की तरह है, आकार में है। उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसमें ये T49 इसका नाम जो है ये एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, मतलब 2 सुरंगें इसमें रहेंगी। फिर इसके बाद अब आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम राज्य है, भारत का स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला राज्य बन गया है। क्या है, सबसे ज़्यादा वो तमिलनाडु दक्षिणतम राज्य है और समुद्र के चारों 3 लगभग वो जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे, उसमें सब समुद्र की तरफ से घिरे हुए हैं। और ये स्वयं मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। आप हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी मनीला को ट्रांसफ़र होते, वहाँ पर जो 2050 तक ऐसा एक जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से जल स्तर ऊपर उठेगा जब, तो कहीं ना कहीं वो भूभाग को अपने अंदर लेगा। अगर ये 1 मीटर भी जो है समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ गया तो काफ़ी ज़्यादा हानि होगी। तो तमिलनाडु इस दिशा में पहले से सोचना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी पहल है। केंद्र सरकार को भी इसमें इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। इसमें इन्होंने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च किया। 500 करोड़ रुपया इसमें इन्होंने बजट में रखा है 21-22 के बजट में। और ये जो कंपनी है ये तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की, और इसके साथ ही इस मिशन को शुरू करने के साथ ही तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, ये याद रखिएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है इसको देख लिया जाए। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का 9 दिसंबर 2022 को पिछले साल के लास्ट दिसंबर में तमिलनाडु स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8-9 दिसंबर 2022 को चेन्नई, उसकी राजधानी तमिलनाडु में आयोजित किया गया। और इसमें क्या है, 8 मिशन को शामिल किया गया, जो कि बेसिकली जो 8 मिशन है वो जो स्वच्छ अक्षय ऊर्जा मिशन के तहत आते हैं, ताकि जो हमारा पर्यावरण और जलस्तर क्लाइमेट को चेंज होने के लिए जो प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में जाता है उसको रोकना है, तथा जो अक्षय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है। तो सौर ऊर्जा मिशन हो गया, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, एवं जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से।
फिर आप धर्मदम भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ये बहुत देखो। फिर केरल एक न्यूज़ में आ गया, ये केरल भाई साहब न्यूज़ में आता रहता है हमेशा। धर्मदमपुर भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो CPIM के पिनराई विजयन जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है, यहाँ से विधायक के रूप में चुन के आते हैं, मतलब उनका ये होम टाउन है। और वो केरल के मुख्यमंत्री भी एक मात्र कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री केरल में जो कि है पिनराई विजयन इनका नाम है, याद रखिएगा। 140 विधान निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, वहाँ पर 140 निर्वाचन क्षेत्रों में से ये धर्मदमपुर जो है एक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूरे ब्लॉक में पुस्तकालय की स्थापना, लाइब्रेरी खोली गई है ताकि लोग वहाँ पर जाकर सब जितनी भी पुस्तक है उसको पढ़ सके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना। यह देश पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी हर जगह। ये अच्छा काम है, हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसा है नहीं और होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 138 वार्ड है, जिसमें से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था और इन्होंने 63 वार्डों में पुस्तकालय स्थापित कर दिया। यही मुख्यमंत्री का अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो पुस्तकालय लाइब्रेरी जैसे बहुत आगे की सोच वाली चीज़ें वहाँ पर बनवा रहे हैं। 63 में कोई नहीं था, उन्होंने स्थापित करवाया, ये हो सकता है यहाँ पर। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय भी केरल में बनाया गया है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि संग्रहालय तैयार किया गया। संग्रहालय 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करता है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी देता है। ये लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, ये याद रखिएगा, आपका है केरल के ताड़ के पत्तों पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट जो है उपचार संयंत्र मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल को दूषित करता है। सीवेज भी कहा जाता है इसको, औद्योगिक सीवेज, तूफान सीवेज, ये हालांकि कुल तरह के सीवेज में लगभग 99%, आपका 99% जो हिस्सा है सीवेज का, उसमें घरेलू ही जिम्मेदार होता है। स्मरणीय तथ्य में देख लिया जाए, 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश के फाइटोरिक तकनीकी पर आधारित देश का सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये बेसिकली आपका तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में है आपका, और इसमें फाइटोरिक टेक्निक का आधारित देश का सबसे बड़ा तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति नगर स्थित विनायक सागर झील के जल को पुनः उपयोग के विनायक सागर झील के जल जो है उसको पुनः उपयोग किया जाए, इसकी वजह से ये संयंत्र स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। स्वच्छ आंध्र, जिस तरीके से स्वच्छ इंडिया मूवमेंट था, उसी तरह स्वच्छ आंध्र अपना चलाया होगा, स्वयं का राज्य द्वारा चलाया गया प्रोग्राम होगा, ये भाग के रूप में स्थापित किया गया। इस संयंत्र पर स्थापित क्षमता 5 MLD यानी कि मिलियन लीटर पर डे, यानी कि 5 मिलियन आपका ये प्योर करेगा, 5 मिलियन पर डे। ये अच्छी पहल है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र है ये। देखो, एशिया का जो सबसे बड़ा ये सीवेज उपचार संयंत्र है पूरे एशिया में, वो दिल्ली में निर्माण किया जा रहा है। और 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन, 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन, वहाँ पर 5 ही लीटर था, यहाँ पर 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना थर्ड द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, 564 बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य समझौता हस्ताक्षर किया गया तथा यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी को आपूर्ति करने से संबंधित है। मतलब टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये काम किया गया। 11 जनवरी 2023 को भारत के पहले ग्रुप कैपिटल सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी इसके द्वारा। और ये हाउसिंग सोसाइटी सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महानगर के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। बेसिकली महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम चलेगा और टाटा रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा ये कार्य किया जाएगा।
फिर हमारा फिर इसके बाद केरल फिर न्यूज़ में यहाँ पर पहला कुछ अनोखा काम करने के लिए आ गया कि केरल जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटलीकृत बैंक राज्य हो गया, यानी कि वहाँ पर जितने भी बैंक के कस्टमर हैं वो डिजिटलीकृत हो गए हैं, मतलब उनको उनके मोबाइल फ़ोन से जोड़ दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग किसी भी व्यक्ति के बैंक खाता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना, यानी अब मोबाइल के माध्यम से ही आप वहाँ पर बैंक में ना जाके, बैंक का कोई काम नहीं रह गया, अब बैंक में लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को एक स्वतंत्र रूप से पहचानने की सुविधा देती है। इसमें जो याद करने लायक तथ्य है, हमारे यहाँ भी ये काम चल रहा है बट अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, शायद कुछ सालों में यहाँ तक पहुँच भी जाए कि वो पूर्ण रूप से हो जाए। कुछ लोग तो बच ही जाते हैं। 7 जनवरी 2023 को केरल के सभी पात्र खातों में ऑल एलिजिबल अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इसलिए केरल बहुत ही महत्वपूर्ण, यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई। ठीक बात है। केरल द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। किसके? डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और विस्तार और गहनता, ओके, एक्सपैंडिंग एंड डीपेनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम योजना के तहत इसको लागू किया गया। गौरतलब है कि 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंक लागू करने वाला केरल का पहला जिला बन गया था। मतलब केरल पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत हो गया, लेकिन केरल का जो पहला जिला था वो त्रिशूर था, ये याद रखिए। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्मार्ट एक का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका आप फुल फॉर्म याद रखिए, ये करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी होने वाले, एनीमिया या इस तरीके की डिस्पीडेमिया जैसे रोग जो होते हैं, मधुमेह, मोटापा, इस तरीके के रोग, नवीन अनुसंधान विचारों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बेसिकली इसका जो इलाज है वो आयुर्वेद, जो हमारी पुरानी पद्धति है, वैदिक काल से चली, उस पर कार्य किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य, स्मार्ट के तहत जो है ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2 जनवरी 2023 के। देश के आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाले, वही बाबा रामदेव आयुर्वेद, उसका जो है बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट योजना का कार्य किया गया। बाबा रामदेव भी कम स्मार्ट नहीं है।